देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पद्मश्री गोपाल दास नीरज की रचना है। जी। तो हमारे विश्वगुरु गायब है, कल से मैं खोज रहा हूँ उनको। संसद में भी नहीं आ रहे, राज्यसभा तो उसमें भी नहीं गए, ऑपरेशन सिंदूर के चर्चा में। तो गोपाल दास नीरज ने एक कविता लिखी थी और वो बिल्कुल, मैं विश्वगुरु हमें लग रहा है वही कविता पढ़ रहे हैं कहीं बैठ के, गुफा उठा रहे हैं कि हम तो मस्त फकीर, हमारा कोई नहीं ठिकाना रे, जैसा अपना आना प्यारे वैसे अपना जाना। जाना। बिना छावनी बिना छपरिया अपनी हर बरसात कटी, देखे कितने महल दुमहले उनमें ठहरा तो समझा, कोई घर हो भीतर से तो हर घर है वीराना रे। औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा, दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा। हानि लाभ की वो सोचे जिनकी मंजिल धन दौलत हो, हमें सुबह की ओर सरीका लगा नफा नुकसाना रे। और काटे फूल मिले जितने भी, अब इस समय यही गा रहे होंगे विश्वगुरु, ये लाइन तो पक्का गा रहे होंगे कि काटे फूल मिले जितने भी, स्वीकारे पूरे मन से, मान और अपमान हमें सब दौड़ लगे पागलपन के। और कौन करीबा कौन अमीरा हमने सोचा नहीं कभी, सबका एक ठिकाना लेकिन अलग अलग है जाना रे। और सबसे मजेदार लाइनें हैं, चार आखिरी की हैं। सबसे पीछे रहकर भी हम सबसे आगे रहे सदा, बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा, दुनिया की चालों से बिल्कुल उल्टी अपनी चाल रही, जो सबका सिरहाना है वो अपना पैताना। वाह 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 वाह। आप सब, ये गोपाल दास नीरज जी सबका की थी। सिरहाना रे वो मेरा पैताना। पैताना। बहुत अब नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रम्प ताऊ लगे हैं और आज फिर ट्रम्प ताऊ ने फिर बुलवाया अपने प्रेस सेक्रेटरी से कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम उन्होंने कराया था, 32 बार हो गया, मोदी जी नाम नहीं ले पाए अभी तक। अब व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने का समय आ गया है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। भारत पाकिस्तान का उन्होंने कराया है। अब 5 देशों का जिक्र किया है प्रेस सचिव ने। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 संघर्षों को खत्म कराया है, 6 संघर्ष खत्म कराए हैं विश्व के, वो शांति दूत हो गए हैं अब, जिनमें इजराइल ईरान भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष भी शामिल हैं। ये 32वीं बार हो चुका है सर। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब थाईलैंड और कंबोडिया, इजराइल और ईरान, रवांडा और रिपब्लिक ऑफ कांगो, भारत पाकिस्तान, सर्बिया और कोसोवो, मिस्र और इथोपिया के बीच संघर्षों को खत्म कराया है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, हमें तो मनोज झा की बात याद आती है जो पार्लियामेंट में उन्होंने कही है कि ट्रम्प को, मनोज झा मतलब राजद वाले, राष्ट्रीय जनता दल वाले, प्रोफेसर मनोज झा जी ने जो कहा है कि चाचा चौधरी से उनकी मिसाल दी है और कहा है कि वो ऐसे ऐसे कारनामे का दावा करते हैं जो कहीं सही नहीं होता है। लेकिन बहरहाल अब उनकी प्रेस सेक्रेटरी या उन्होंने या विदेश सचिव हैं कौन है जिन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही है कि उनके प्रेस सचिव हाँ। तो उन्होंने ये बात जो कही है कि अब वक्त आ गया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। तो किस बात का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए ये भी उन्होंने बयान किया कि अब तक वो 6 देशों में के बीच जो है वो युद्ध रुकवा चुके हैं, मतलब समझौता करा के उन्होंने कराया है। तो इसमें तो सबसे पहले भारत का ही देख लीजिए कि भारत लगातार इनकार कर रहा है, उसके कहने से हमने किया ही नहीं है। ये कट गई बात। नाम नहीं ले रहे हैं मोदी जी, नहीं नाम नहीं ले, एको बार नहीं लिया है। उनके विदेश मंत्री ने तो कह दिया ना, जयशंकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं लिया ना। उन्होंने नहीं लिया है। ये तो अभी आगे संसद में भी नहीं लिया। पढ़िएगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन कई मामलों में मेरी उनकी कोई निकटता नहीं है। खैर बहरहाल ये आगे होगा। लेकिन अभी ये जो मैं कह रहा हूँ कि जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था तो खुद ही पहुंच गए थे युद्ध करने। पहले कहा था कि 15 दिन में खामोश रहूंगा, फिर बताऊंगा क्या करना, और बीच में गए थे बड़ा बड़ा धमाका 3 ठिकानों पे, और बताया उन्होंने कि मैंने अब एकदम तबाह कर दिया है और ईरान सर नहीं उठाएगा। तो ये युद्ध रुकवाना हुआ कि युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। अब वो ट्रंप है, कुछ भी कर सकते हैं। और छोटे छोटे मुल्क को डराना धमकाना तो उनकी आदत है। पहले अमेरिका दबे पाव ये काम करता था, अब ट्रंप इसको सीना ठोक के कर रहा है। जैसे कोई हंटर लेके बैठ जाए कि बुलाओ सब कहाँ है इनको,
ये टैरिफ लगाओ, ये टैरिफ लगाओ, ना माने तो इनकी इकनॉमी तबाह कर दो। हाँ। अब सर 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए जो बम ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हुई थी और बाकी घायल हुए थे, तो उसमें 7 आरोपी बरी कर दिए गए, जी जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, कर्नल जी पुरोहित है। अब सर इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जी हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं ये हिंदुत्व की जीत है और जो भगवा आतंकवाद कांग्रेस, अब ये इनको कोई नहीं बता रहा है। हिंदू मुसलमान कहाँ से नहीं, आ जाता एक है, मिनट ये सर, समझ में नहीं आता। इसमें भगवा आतंकवाद जो शब्द है कांग्रेस का गला नहीं है भैया, जितने भक्त हो जान लो। भगवा आतंकवाद शब्द एक थे आर.के. सिंह, आईएएस, उस समय भारत सरकार में थे, आज की डेट में भाजपा सांसद हैं। भगवा आतंकवाद उन्होंने ही सबसे पहले गढ़ा था, वो आज भाजपा में आप ही का शोभा बढ़ा रहे हैं। अब सर इस मामले में जो कोर्ट ने कहा वो बड़ा दिलचस्प है। 10,800 सबूत थे, 323 गवाह थे इस मामले में सर जी। और मजेदार बात इसमें ये रही सर कि जो 323 गवाह थे, इनमें से 34 गवाह मुकर गए। और इसमें एक और मजेदार इंटरेस्टिंग बात थी कि जो इसकी पहले सरकारी वकील थी, उनका नाम था रोहिणी सालियन। उन्होंने छोड़ दिया था कि एनआईए उन पर दबाव बना रही है कि इनमें से मामला रफा दफा कर दो, खत्म कर दो। तो उन्होंने कहा भी कल इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देते हुए कि मुझे पहले से पता था होगा। हालांकि जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसमें लिखा है कि पूरा शक इन्हीं लोगों पर था। इसके पीछे पूर्व में सरकारी वकील रोहिणी ने भी यही बात कही थी, यानी कोर्ट को शक है कि है इसके पीछे यही लोग, लेकिन एनआईए उसको साबित नहीं कर पाई। एक दिन पहले अमित शाह जी संसद में कह रहे थे, लोकसभा में, एनआईए 95% वो करता है और एनआईए सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है, बहुत पक्का जांच करता है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये बात जो और है, ये मुंबई बम ब्लास्ट वाले तो फडणवीस चले गए सुप्रीम कोर्ट। जो वो वकील हैं इसके पहले जी सालवानी जी, हाँ, रोहिणी, रोहिणी हाँ रोहिणी जी, उन्होंने ये कहा है 2017 के बाद से नहीं है। हाँ 2017 तक मैं इसमें रही, लेकिन 2015 में मेरे ऊपर ये एनआईए के माध्यम से दबाव डलवाया जा रहा था कि इस केस को माइल्ड कर दो, हल्के में ले लो, इनको जो है ज्यादा फंसाना की वाली जो बातें हैं उसको खत्म कर दो। तो कहने लगे कि मैं चूंकि पहले मैं सारे सबूत दे चुकी थी इनके खिलाफ कोर्ट को, और कोर्ट ने उसको स्वीकार भी किया था, देखा भी था। और अब जब ये लोग छूटे हैं तो रोहिणी खुद भी इस बात का सवाल कर रही हैं कि जो सबूत मैं पहले ऑलरेडी दे चुकी थी इनके लिए वो कहाँ चले गए। क्योंकि जब मेरे पर दबाव पड़ा था 2015 में, तो मैं समझ गई थी कि इसमें यही होगा, किसी को सजा नहीं हो पाएगी, इनके लिए नरम रुख। एनआईए ने फिर से उनके सबके गवाही लिए, तो उसी में देखिए सब रफा अब दफा। ऐसा है कि जब 164 ये में गुजरात में दंगे हुए थे तो उसमें जो बजरंगी वगैरह कौन कौन पकड़े गए थे, तो उनका एक वीडियो जारी हुआ था, जारी कराया गया था, जारी हुआ था। तो उसमें वो आदमी कह रहा है कि हमने कितने लोगों को मारा, वहाँ स्टिंग हुआ था। हाँ स्टिंग हुआ था जेल के अंदर, तो उसने सब एक एक बातें बताई थी। तो कल लगा कि बाद में मुझे ये लगने लगा कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। तो कल मैंने फोन किया सरकार में अपनी पहुंच पर, तो मुझसे कहा गया परेशान ना हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाके सरेंडर हो जाओ पुलिस में। तो बहरहाल वो लोग पकड़े गए, और जब वो कहते थे कि साहब हम कब छूटेंगे, तो कहा जाता था मौके का इंतजार करो, जो भी अच्छा जज आएगा उससे काम कराया जाएगा। बहरहाल ये उसके उनकी उसमें थी। अब उसको या कोई दावा या यकीन से हम तो नहीं कह सकते कि ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन ये ऐसे मामले जो हैं क्योंकि इस दौर में हुए हैं, तो रोहिणी जी जो कह रही हैं उस पर संदेह किया जा सकता है कि ये जो लोग हैं ये कमजोर सबूत पेश करके इनको बचाया गया। अब सर आपको याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री गौड़ा के एक पोते थे, भाजपा सांसद हैं, और पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो पूरा सीरीज वायरल हुआ था, नौकरानी के साथ, पता नहीं कितनी औरतों के साथ, और मोदी जी ने उनका प्रचार किया था मंच से उसी दौरान। तो आज उनको हुआ क्या, उनका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, उनको हसन जिले के होले नरसीरापुरा स्थित एक फार्म हाउस में घरेलू कामगार से बलात्कार के मामले में बेंगलुरु स्थित जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत ने दोषी ठहरा दिया है। कोर्ट ने जैसे ही पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ फैसला सुनाया तो वह कोर्ट में ही भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। यह फैसला दर्ज होने के महज 14 महीने बाद सुनाया गया है। वही कोर्ट सजा की अवधि का ऐलान 2 अगस्त को करेगी, मतलब कल। क्या कहेंगे सर? अब देखिए बहरहाल कानून तो 4 अलग अलग मामले हैं रेप के। हाँ कानून है, वो पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं,
और उनके पिता भी विधायक है हासन से, कौन जिले से, वहाँ से। हम्म, तो अब उनके पिता पर भी धमकाने उमकाने का आरोप है, वो गवाहों को उसके हम्म, ऊपर। तो अब कानून तो अपना काम करेगा, और ठीक है, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अब चूंकि ऐसा कोई अभी मामला नहीं है कि आप बहुत बड़े अपराध में फंसे भी हों, तो तो बीजेपी। आपका केस लिंगर ऑन हो, हाँ, तब जब आपकी कोई कीमत समझ तो में आए। तो हमें नहीं लगता कि प्रज्वल हाँ, रेवन्ना की कोई ऐसी जरूरत है अभी सरकार में या कहीं, हाँ, बीजेपी को भी तो नहीं इसलिए लग तो रही है। उनके ऊपर गाज गिर गई है। हाँ, वैसे भी बीजेपी कहती है वो चार चेहरे हाँ। वाली पार्टी है। अब सर, चुनाव आयोग ने आज घोषणा की है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इलेक्शन हो, सेम डे काउंटिंग होगी, उसी दिन हो जाएगा उपराष्ट्रपति। हम्म। और अभी तक हमारे धनखड़ साहब बिल्कुल मौन साधे हैं, एकांत में है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उनका मोबाइल अभी तक स्विच ऑफ है, उनकी पत्नी का भी फोन स्विच ऑफ है। क्या धनखड़ कहेंगे सर? साहब। हाँ, बिल्कुल गायब है। हमको समझ, वो आदमी इसे उसके पेट में मरोड़ क्यों नहीं हो रहा है उनके, हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं नहीं, उसको सपोर्ट नहीं है, लेकिन देखो वो अकेला पड़ गया। हम्म, वो इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि दंडवत होना और ये करना वो करना, इतना तेजी से भागने लगा था कि उसको हम्म, लगा कि अब हम अगले राष्ट्रपति तो बन ही जाएंगे। हम्म। वो तो फंस गया उसमें कि जब हल्का सा उसको रुख जो है लगा कि भागवत जी की चल रही है कि वो मोदी की खुल चल के रही है। बिल्कुल भाजपा और आरएसएस की हाँ। प्रशंसा, उतना तो भाजपा ही और आरएसएस वाले नहीं करते हैं। तो वो नप गए बहरहाल, कई मुद्दों में ऐसे पड़े कि जिससे मोदी जी के निशाने पर आ गए, जैसा कि बयान किया जा रहा है। हम्म। अब पता नहीं कि हकीकत क्या है, क्यों इस्तीफा अपने से बीमारी पर दिया था, बीमार तो लगे नहीं, वो नहीं, हौसी बीमार चला तो रहे नहीं थे, थे। वो तो गलत तो बात है। तरह तरह की अफवाहें बातें भी की जा रही हैं। अब उनकी खामोशी से, ये आप बहुत सही कह रहे हैं कि उनकी खामोशी से ये नहीं लग रहा है कि आखिर क्या बात है, वो क्यों ऐसे चुप्पी वो साध रहे हैं। तूफान से के हाँ, आने से पहले वाली खामोशी लेकिन है। मैं ये समझ रहा हूँ कि उनको कोई जो है, तूफान तो आएगा। हाँ, मजबूत वो नहीं मिल रहा है मोर्चा, कि जिसके जरिए वो अपने को सुरक्षित महसूस करके बोले। तो 7 अगस्त को नोटिफिकेशन होगा उपराष्ट्रपति के चुनाव का, 21 अगस्त को नामांकन, और और वो तो बाईस एक दिन अगस्त में को चुनाव हो जाएगा। चुनाव तो वो पार्लियामेंट पच्चीस के अगस्त तक लोगों को अपना नाम करना वापस है। ले लेंगे, नौकरी। राज्यसभा उनके मेंबर है, उनके पास बहुमत भी है, हुकूमत के पास उन्हीं का अब पक्ष सर, चुना जाएगा। बेचारे मोदी जी जिस चक्कर में ट्रम्प बाबू का नाम नहीं लिए संसद में, लाख लोगों ने कहा, लेकिन नहीं टिके तो नहीं टिके। और ट्रम्प के लिए अब की बार ट्रम्प सरकार सब कुछ किया था, बिल्कुल गर्मजोशी से हाथ वाथ मिलाते हैं ट्रम्प से, बड़े माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। अब दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा वाला मामला हो गया। जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, यही गा रहे होंगे मोदी जी। अब ट्रम्प ने दे दिया उनको बच्चा। हुआ क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर पच्चीस अमानतें वो परसेंट प्यार की गया, तो जिनको छोड़कर वो मेरे दोस्त तुम ही थे, वाह वाह तुम ही वाह, तो थे। तुम ही तो थे। तो टैरिफ ठोक दिया। और फैसले के पीछे बुधवार को ब्रिक्स समूह नई दिल्ली के साथ भारी व्यापार घाटे का हवाला दिया है। ब्रिक्स है इसके पीछे। और ऊपर से एक चीज और कह रहे हैं ट्रम्प बाबू, कि यूरोप से अगर तुम करोगे व्यापार, तुम अगर रसिया और चाइना से तेल लोगे तो 100% और जुर्माना लगाऊंगा। और तुम्हारी खराब अर्थव्यवस्था को तबाह कर डालूंगा। हाँ, वो तो कहा है बेकार अर्थव्यवस्था, जिस पे राहुल गांधी भी बोले थे कल। अब ये कुल मिला के सर, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल की पूरी टीम गई थी। और वो शशि थरूर को इसीलिए भेजा गया था उस टीम का इंचार्ज बना के। ये सब क्या फेल हो गया सारा? मोदी क्या जज नहीं कर पाए ट्रम्प का दांव? पक्का व्यापारी है ट्रम्प। ये तो सिद्ध हो गया कि मोदी जी जज नहीं कर पाए, फेल हो गए। क्या कहेंगे सर? फिर देखिए, इसमें तो मोदी जी को ये तो सम्मान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कि अपने उसमें उन्होंने लिखा है हम्म, ट्वीट में कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं, हम्म, लेकिन उनसे मेरे कारोबारी उसको लेकर के कभी बहुत निकटता नहीं रही है। हम्म, और मैंने जो टैरिफ लगाया है वो इसलिए लगाया है कि वो ब्रिक्स देशों के हम्म, साथ हैं और वो उसके सदस्य हैं। हम्म, और चूंकि ब्रिक्स जितने देश हैं, ब्रिक्स में शामिल देश, वो हमारे मतलब हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे देश के, अमेरिका के खिलाफ हैं। हम्म। और तो अमेरिका के हित में मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका के खिलाफ कोई बर्दाश्त नहीं कर अब सकता। इसमें एक मजेदार बात है। और फिर मा- उसमें रूस से कच्चा तेल लेने पर भी एतराज किया। हाँ, अब एक हमारे वो गृह मंत्री अमित शाह, अक्सर उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, वो प्रचार प्रचार में कहते थे कि गुजराती बनिया हूं मैं। अब वो गुजराती बनिया कच्चा खा गया। अब हुआ क्या कि ट्रम्प ने एक गेम किया। ट्रम्प ने टैरिफ से किस किस चीज को छूट दे रखी है? दवाई को। हम्म। सबसे ज्यादा दवाई सप्लाई करता है इंडिया, उसको नहीं रखा है 25% टैरिफ में। इसके अलावा आपका सेमीकंडक्टर, हम्म। रेयर अर्थ मैटर, इस पे नहीं लगाया है। हम्म। एप्पल पे नहीं लगाया। अब जिन चीजों पे लगाया है
ये सब वहां पे चूंकि ज्यादा सप्लाई होती है भारत की, इन चीजों में नहीं लगाया है कि वहां की जनता, स्मार्टफोन, कपड़े, हाँ, ऑटो कि ऑटो वहां की पार्ट्स। जनता ट्रम्प के खिलाफ ना हो जाए, बस खाली उन चीजों पर लगाया जिससे भारत में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो लोग गोदी मीडिया वाले कह रहे हैं नहीं नहीं भारत बस लड़ लेगा जीडीपी, अरे भैया तो जीडीपी जो है वो हर आदमी जानता है कैसी आपकी जीडीपी है, जीडीपी का भगवान ही मालिक है कि कैसी जीडीपी आपकी है। अगर जीडीपी की बात किया जाए तो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी है और अमेरिका की 33 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बाप रे बाप। $86,000 वहां की प्रति व्यक्ति आय है अमेरिका की, हमारे यहाँ 2,800 रुपया है। देश का बैंड बच चुका है, ये मान ले सुगरू, अब जैसे शुतुरमुर्ग नहीं होता है, जब आंधी आती तूफान आता है तो सरकार लेता है, तो ऐसे मोदी जी इस समय गाड़े हैं। अब मनमोहन सिंह के समय में सर 8% जीडीपी थी, आज की डेट में 6.3% है। ये कर दिया है 11 साल में अमृत काल में, और अगले 10 साल में एक सर्वे और हुआ है सर कि हिंदुस्तान की आबादी बुजुर्ग हो जाएगी, मैक्सिमम लोग बुजुर्ग होंगे। हाँ, युवा वर्ग कम हो जाएगा। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका को जिन प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति करता है उनमें स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, पॉलिश किए गए हीरे, रेडीमेड गारमेंट्स और दवाएं शामिल है। हीरे तो सबसे ज्यादा सूरत में, सबसे ज्यादा तो गुजरातियों के काम लगेगा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, बहरहाल धमकी है, अभी भारत इस कोशिश में है, जैसा कि भारत का दावा है भारत सरकार का कि, और क्यों ना भाई माना, उनका यकीन भी क्यों ना किया जाए कि भाई अगर पीयूष गोयल या और शशि थरूर या और जितने लोग इस काम में लगाए गए हैं कि वो मैनेज करें वहाँ के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करके कि टैरिफ में इतना ज़्यादा जो है वो दबाव ना बने, तो हो सकता है। 5 कंपनियों को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया। और एक नई चौंकाने वाली बात पता चली सर कि ट्रम्प का कहना है कि ये कंपनियां आतंकवाद को पोषित कर रही थी। पता है भारत में जिंदगी में पहली बार हमने सुना कि अमेरिका आरोप लगा रहा है कि तुम आतंकवाद को पोषित कर रहे हो, जो पाकिस्तान पे लगाना चाहिए था। हाँ नहीं, हाँ हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर रूस को दोगे तो वो पैसा जो है वो आतंकवादियों के लिए खर्च होगा। हाँ, ये 5-6 कंपनियों इसीलिए लगाया। हाँ, वो कह रहे हैं कि रूस जो है जो खर्च कर रहा है वो आतंकवादियों को मदद कर रहा है उनकी, तो ये जो है वो तुम ना करो। अब सर जो ये भर्ती वर्ती होती है यूपीएससी वगैरह की, तो भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर और धांधलियों और लेट रिजल्ट को से परेशान छात्र लोग सड़क पर उतर रहे हैं। दिल्ली में से लेकर खूब विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जिसमें पुलिस और शिक्षकों के बीच झड़प देखने को मिली है। विरोध प्रदर्शन के बीच अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक लड़का है और वो पैरोडी सॉन्ग गा रहा है और ऐसा उसका गुस्सा और तंज है कि लोग इस सिस्टम पर करारा तमाचा मान रहे हैं। अब गीत जो है वो ये है, उसने जो गाया है रणबीर कपूर बन के रॉक स्टार फिल्म का, गिटार उटार लेके हाथ में, कि तुमने कभी कोई फॉर्म फिल किया, रेलवे का 400 एक्स्ट्रा दिया, मैंने भी दिया, ला ला ला, मेरी उम्र के बेरोजगारों, जाति धर्म के चश्मे उतारो, देखो ये कमीशन दे रहे हैं हमको टेंशन, यूपीएससी एसएससी रेलवे हर कोई खेलता है, छात्रों से खेल वे लेते नहीं एग्जाम, यूं ही बर्बाद साल करते। बहुत जबरदस्त वायरल हो रहा है। बिहार का है लड़का, वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल छाया हुआ। इसका नाम है आदर्श आनंद, इसका नाम बताया जा रहा है। अब सर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया आज ही। चुनाव आयोग को लेकर उनके पास ठोस सबूत हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं। हमारे पास इस बात के स्पष्ट सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। मैं इस बात को हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% सबूत के साथ बोल रहा हूँ। और अभी कुछ देर पहले चुनाव आयोग ने इसको डिनाई किया, कहा अरे हमारा तो इसे धमकी रोज मिला करते, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या कहेंगे सर? अब देखिए सब, बहरहाल चुनाव आयोग की तो कठपुतली है, वो किसके हाथ में खेल रही है चुनाव आयोग। वो मैं नियुक्ति को लेकर के भी हमेशा ये सवाल उठा कि निष्पक्ष लोग लाए जाएं ताकि जो है निष्पक्ष तरीके से मसला हो, लेकिन वो हमेशा ये हुआ कि कुछ ऐसे तरीके से चुनाव आयोग जो है तोड़ मरोड़ के बातों को पेश करता रहा कि जनता भी उससे गुमराह होती रही। अभी जो ये बिहार में हो रहा था उसको लेकर के एसआईआर उसमें हुआ है, तो अब कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसा सबूत है कि अगर मैं उसको सामने लाऊंगा जरूर, और लाऊंगा तो चुनाव आयोग कहाँ जाएगा। और चुनाव आयोग उसको हल्कम दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस रिलीज मतलब जारी की कि नहीं हम नहीं मानते। और आज सर एसआईआर का वो भी जारी हो गया, सूची उनकी वेबसाइट पर। लेकिन उसमें भी एक कमाल हो गया था क्या कि पहले ये था कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और उसी में वो वेबसाइट जारी करेगा सूची ड्राफ्ट रोल। लेकिन सुबह एक मजेदार बात हुई
कि ये सूची चुनाव के वेबसाइट पे सुबह ही किसी ने वायरल कर दी, गुरुवार को ही जारी हुई। गुरुवार को ही, कल ही जारी शुक्रवार हुई का प्रस्ताव थी कि शुक्रवार को ये जारी और ये होगी लीक हो गई। और ये चुनाव हाँ आयोग की ऐसी मतलब सुरक्षा ऐसी व्यवस्था है। सुरक्षा व्यवस्था है। और फिर बाद में उसको उन्होंने बंद किया। हाँ फिर वो साइट बंद हो गई, वो लिंक बंद हो अब सर एक खबर मिली, गई। वो गोदी मीडिया तो दिखाएगा नहीं, मोदी जी से विज्ञापन बंद हो जाएगा और ईडी छापा अलग से पड़ेगा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पाकिस्तानी हमले में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला लिया था और उन्होंने ले लिया है। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी घटना में, और उनके ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई का खर्चा राहुल गांधी उठाएंगे। क्या कहेंगे सर, सरकार को एक काम कायदे से करना यही चाहिए मैं था। कहने जा रहा था कि ये मोदी काम जी तो शाह को सरकार का है कि जिसका भी होता है उसका जो इंसान पुनर्वास करता है वो क्षति करता है। अभी तो कल यही तो जो है बच्चन वगैरह यही तो बोले ना माफी मांगा ना उनकी मदद को खड़े हुए वो सब और नहीं। दावा तरह तरह का क्या कर रहे हैं कि मेरे पास ये है, मैंने ये बनाया, मैंने अरे वो कुछ किया, ना मैंने वो झूठा ही किया। लेना, तो झूठा ही अब लेना। राहुल गांधी ने तो बहुत बड़ा काम मतलब कदम उठा लिया और बहुत बड़ी बात कर दी। अच्छा वो देश में तरह तरह के लोगों की मदद कर ही रहे हैं। हाँ, वो निर्भया के भाई को उन्होंने अब पायलट यहाँ बनवाया पर था। ये है कि यहाँ पे एक हादसे के बाद ये हुआ है तो ये टोटल सरकार की जिम्मेदारी है। अब मोदी जी के पास तो एक पीएम केयर फंड बना हुआ है, उसमें पता खाली नहीं बस पैसा राहुल गांधी की कमियां निकाल करके उनके कद को उसमें घुन लग जाएगा छोटा पैसे को। करने की कोशिश जितनी ये लोग कर रहे हैं उतनी उसका कद बढ़ता जा रहा है। हाँ लेकिन गोदी मीडिया इन सब चीजों में दिखा था, हमें खबर भी देखा, हमें कोई 2 लाइन 4 लाइन कहीं कहीं दिखी। अब सर एक जलते जलते एक इंटरेस्टिंग बात बताएं। जी एक देश धरती पे ऐसा भी या शहर है जहां पर मरना मना है। जी हाँ, चौंकेगा नहीं, वहां मरना ही मना है। आप किसी तरह नहीं मर सकते, ना आप आत्महत्या कर सकते हो, ना आप खुद बीमारी से मर सकते हो, किसी तरह मर ही नहीं सकते हो, अमर हो आप वहां पे। अब ये है गवर्नमेंट ने मान लिया है। हाँ, स्पेन के ग्रेनाड में एक छोटा सा शहर है लाजारोल। वहां के तत्कालीन मेयर जो 99 में थे, जोस रूबियो, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया था कि मरना वहां पर गैर कानूनी है, तब से वो चला आ रहा है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मौत एक अटल सत्य है, तो सब लोग जानते हैं। तो दरअसल स्पेन के ग्रेनाडा के छोटे से शहर लाजारोन में तत्कालीन मेयर जोस रूबियो के 1999 के आदेश के मुताबिक मरना गैर कानूनी है। अब बताते हैं आपको क्यों है यहाँ गैर कानूनी। इसके पीछे का कारण जानकर शायद आपको थोड़ा सा धक्का लगे। असल में सर ये ऐसा इलाका है जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ मरने के बाद लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में पर्याप्त जगह नहीं है। इसलिए वाइस की रिपोर्ट के मुताबिक यह अजीबोगरीब नियम 99 में लागू किया गया जब वो मेयर थे। तो उन्होंने कहा कि निवासियों को कब्रिस्तान के लिए जमीन तलाश रहे हैं, अभी उसमें टाइम लगेगा। तो बस एक मेयर हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर है जो सब कुछ चलाते हैं। सभी ने इस आदेश को हास्य भाव से इसका पालन करने की इच्छा के साथ स्वीकार कर लिया। 26 साल से नियम लागू है सर वहां पे। हाँ लेकिन और 4000 लोग रहते हैं। क्या कहेंगे सर? अब यही तो बात है, देखिए मौत तो जो कुदरत की तरफ से होती है, किसी का हार्ट फेल हो गया, कोई लंबे समय की बीमारी के बाद मर गया, सांस रुक गई, तो अब वो गैर कानूनी क्या घोषित करके क्या करेंगे? वो जो मरेगा उसको तो दफनाया जाएगा, लेकिन उन्होंने मतलब और तरीके से ये संदेश दिया होगा अपने देश की जनता को कि मरना ना, कब्रिस्तान में जगह नहीं, हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि तुमको खोद के गाड़ सके। तो इसलिए मैं देश ने अपनी एक प्रॉब्लम को की वजह से किया होगा, लेकिन अब मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में, और खाली ईश्वर के हाथ में। लाजारोन में ही नहीं है सर, नॉर्वे का एक एरिया है एल्गाइकन बेन, वहां भी 1915 से इस तरह का नियम लागू है। और साइंटिस्टों ने पाया कि उप आर्कटिक जलवायु में दफनाए गए शव सड़ते नहीं हैं और दफनाए गए शवों से 1917 के इन्फ्लुएंजा वायरस के जीवित नमूने भी मिले हैं। इस कहानी पे साउथ में अपने इंडिया में पिक्चर भी बनी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।